हेलो एवरीवन, माई सेल्फ नजर आलम एंड यू वाचिंग कबीर CSC। आज हम पढ़ने वाले हैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का पार्ट 2। इससे पहले मैं एक पार्ट 1 लेकर आया था, जो आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप दे सकते हैं। अदरवाइज़ आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। उसके अंतर्गत जो भारतीय राज्य व्यवस्था है उसके ऑब्जेक्टिव्स जो MCQs हैं उसमें बताए गए हैं। इसमें भी जो MCQs हैं फॉर UPSI 2021 और UPPCS 2021 के लिए जो और भी एग्ज़ाम के लिए बनाए गए हैं। तो ये जैसे कि आप जानते हैं कि जो भारतीय राज्य व्यवस्था है ये किसी भी एग्ज़ाम के लिए कितना महत्वपूर्ण है, किसी भी एग्ज़ाम में अपना एक इम्पोर्टेंट रोल रखता है। तो ये देखते हैं आज का पार्ट 2। ठीक है, ये एक चैप्टर वाइज सीरीज़ है, तो आप इसे देखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का पहला सवाल ये है, संघ राज्य क्षेत्र में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है। तो आपको बताना है कि इसमें क्या शामिल नहीं है। तो ऑप्शन है अंडमान और निकोबार, ऑप्शन बी जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन सी दिल्ली और ऑप्शन डी केरल। तो इसका आंसर हो जाएगा केरल। इसका आंसर हो जाएगा केरल, क्योंकि जो केरल है एक स्टेट है, एक राज्य है, जबकि जो आपको 3 दिखाई दे रहे हैं ABC, ये अंडमान और निकोबार, जम्मू एंड कश्मीर और दिल्ली क्या हैं, ये यूनियन टेरिटरीज़ हैं। यूनियन टेरिटरीज़ यानी केंद्र शासित राज्य हैं। अब भारत में सवाल ये बने कि भारत में टोटल कितने अभी तक फ़िलहाल केंद्र शासित राज्य हैं यानी कि यूनियन टेरिटरीज़ हैं। तो ये 8 है। तो 8 हैं। कौन कौन है? पहले का नाम है जम्मू एंड कश्मीर, दूसरे का नाम है लद्दाख, तीसरे का नाम है चंडीगढ़, चौथा है पुडुचेरी, पांचवा है दादरा और नागर हवेली और दमन और दीव, एक है दिल्ली, लक्षद्वीप और पुडुचेरी या पांडिचेरी। ठीक है, तो फिलहाल भारत में टोटल 8 केंद्र शासित राज्य हैं। ठीक है, और 28 राज्य हैं। 28 राज्य हैं। नेक्स्ट, 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करने से क्या हुआ था? जब 1956 में राज्यों का पुनर्गठन हुआ था तो उस टाइम भारत में कितने राज्य और कितने संघ राज्य क्षेत्र बने थे? तो आपका आंसर हो जाएगा सी। तो भारत में उस टाइम 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र बने थे। ठीक है, अगर सवाल ये बने कि जब राज्यों का पुनर्गठन हुआ था 1956 में, तो उस टाइम भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन था? भाषा के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज सबसे पहले कौन सा राज्य बना था? तो वो है आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। ठीक है, कि निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है? ऑप्शन है मत देने के अधिकार, ऑप्शन बी सरकार के अधिशासी निकायों के पास शिकायत करने का अधिकार, ऑप्शन सी चुनाव लड़ने का अधिकार या ऑप्शन डी जीवन का अधिकार। इन चारों में से कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है यानी पॉलिटिकल राइट्स नहीं है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जीवन का आधार। जीवन का आधार एक आपका मौलिक आधार है। जीवन का आधार एक आपका मौलिक अधिकार है, न कि एक राजनीतिक अधिकार है। बाकी सब मत देने का अधिकार और सरकार के अधिशासी निकायों के पास शिकायत करने का अधिकार और चुनाव लड़ने का अधिकार, ये तीनों आपके पॉलिटिकल राइट हैं। लेकिन जीवन का अधिकार, राइट टू लाइफ, ये आपका एक मौलिक अधिकार है जो आता है संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत ये आता है। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट सवाल ये है कि निम्नलिखित में से किस ईस्वी सन में भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य संविधान में शामिल किए गए थे? क्या हुआ था जब भारत का संविधान बनाया गया था, जब भारत का मूल संविधान बनाया गया था 26 नवंबर 1949 को, उस टाइम मौलिक कर्तव्य को ऐड नहीं किया गया था। लेकिन सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976, 42वें संविधान संशोधन 1976 को भारतीय संविधान में कुल 10 मौलिक कर्तव्य को ऐड किया गया, जोड़ा गया और
सन 2002 में 86वें संविधान संशोधन 86वें संविधान संशोधन 2002 में 11वीं मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। और जो ये 42वां संविधान संशोधन 1976 ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसके बारे में सवाल बनता ही बनता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1976 1976। अगर सवाल ये बने कि भारत में अभी फ़िलहाल कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो ये हैं आपके 11 मौलिक कर्तव्य हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? ये सवाल ध्यान से पढ़िए, पूछा गया कि लागू कब हुआ था, यानी कि अप्लाई कब हुआ था। ठीक है, अप्लाई कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को इसको लागू किया गया था। लेकिन अगर सवाल ये बने कि भारतीय संविधान को कब अंगीकृत, कब अधिनियमित और कब आत्मार्पित किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपनाया गया था, एक्सेप्ट किया गया था या अंगीकृत किया गया था। ठीक है, लेकिन सवाल ये बने कि कब लागू किया गया था, कब अप्लाई किया गया था, तो ये हो जाएगा 26 जनवरी 1950। ठीक है, क्लियर। आगे देखते हैं कि भारतीय संविधान कब अपनाया गया था। फिर वही सवाल है, बस थोड़ा घुमा दिया है कि भारतीय संविधान कब अपनाया गया था। ठीक है, अभी हमने देखा था पिछले सवाल में, इसमें देखा था कब लागू किया गया था, लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि कब अपनाया गया था, कब एक्सेप्ट किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949। इस दिन अंगीकृत किया गया था, अपनाया गया था या अधिनियमित किया गया था या आत्मार्पित किया गया था। ये दोनों सवाल बन सकते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिएगा क्या पूछ रहा है, अपनाया पूछ रहा है या लागू पूछ रहा है। अगर पूछे कि कब लागू किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950। अगर सवाल ये बने कि कब अपनाया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, संविधान का प्रारूपण कब पूरा हुआ था? जो संविधान का प्रारूपण है वह कब पूरा हुआ था? अब प्रारूपण मीन्स क्या होता है? तो वही होता है कि कब अपनाया गया था, कब पूरा हुआ था या कब अपनाया गया था, इसका भी वही मतलब है। सवाल घुमा दिया है, एक शब्द हटाकर वहाँ पर, बट इसका जो मीनिंग है एक ही है। अपनाया गया, अधिनियमित किया गया या आत्मार्पित किया गया या प्रारूपण किया गया, ये सारे शब्द एक ही हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को इसका प्रारूपण पूरा हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं कि भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? भारत की संविधान जो सभा थी उसका संवैधानिक सलाहकार एडवाइज़र कौन था संविधान सभा का? तो ये थे आपके सर बी.एन. राव। सर बी.एन. राव, नाम सुना होगा आप लोगों ने, सन बी.एन. राव जी का। ये संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे, एडवाइज़र थे। सवाल आता है एग्जाम में, क्लियर। यहाँ से 2-3 सवाल और बन सकता है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 की पहली बैठक हुई थी। दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 और तीसरी हुई थी 13 दिसंबर 1946। ठीक है, 9 को हुआ था, 2 दिन बाद 11 को, 2 दिन बाद 13 को हुआ था। ये काफ़ी आसान है याद करना आप लोगों के लिए। ठीक है, तो जब 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी संविधान सभा की, तो उस दिन अस्थायी अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? अस्थायी अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? तो वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा जी को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, अगर सवाल ये बने कि अस्थायी अध्यक्ष कौन बनाया गया था, अस्थायी अध्यक्ष को कब बनाया गया था, तो 11 दिसंबर 1946 को एक अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। उनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था संविधान सभा का 11 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? मिनी संविधान या छोटा संविधान माना जाता है। ये सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ये जो मिनी संविधान संशोधन अधिनियम कहा जाता है, ये है
42वां संविधान संशोधन 1976, 42वां संविधान संशोधन 1976, जिस दिन संशोधन में आपका 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था, तो इसे बोलते हैं 42वां संविधान संशोधन 1976 को बोलते हैं मिनी संविधान। क्लियर। और एक और बात है कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को ही पहली बार प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया था। ठीक है, पिछली क्लास हमने देखा था इसके बारे में कि प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया था, कैसे किया गया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं कि भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। कहाँ से? भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से अपनाई गई है? तो ये काफ़ी आसान सवाल है। तो ये है आपका इंग्लैंड, क्योंकि इंग्लैंड का भारत पे राज था, तो वहीं से कुछ चीज़ों को अपना लिया गया था। उनमें से एक है एकल नागरिकता। ठीक है, यानी कि सिंगल सिटीजनशिप। बहुत से कंट्री हैं जहाँ पर डबल सिटीजनशिप होता है, यानी कि दोहरी नागरिकता होती है। जैसे अमेरिका की बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका में जो 50 राज्य हैं ये सारे मिलकर एक देश बनाते हैं अमेरिका। तो अगर आप वहाँ का निवासी बनते हैं, आपको कैलिफोर्निया की भी नागरिकता लेनी पड़ेगी और आपको पूरे अमेरिका देश की भी, यूएसए का भी नागरिकता लेना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर। तो इसका आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। नेक्स्ट है दोहरी नागरिकता निम्न में से किसकी विशेषता है? दोहरी नागरिकता निम्न में से किसकी विशेषता है? ठीक है, अगर सवाल ये है कि अभी बताया मैंने आप लोगों को, जो दोहरी नागरिकता है ये किस कंट्री की है? ये है यूएसए की। एग्जाम्पल में यूएसए आता है, यूएसए में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। लेकिन सवाल यहाँ पे ये पूछा है कि इसकी विशेषता क्या है? दोहरी नागरिकता की विशेषता क्या है? डबल सिटीजनशिप की विशेषता क्या है? तो इसकी ये विशेषता है कि जो आपकी जो संघीय सरकार होती है, संघीय सरकार, राष्ट्रपति संघीय सरकार, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल ये है कि संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है? ये जो भाग दिखाई दे रहा पार्ट, अगर सवाल ये बने कि भारतीय संविधान में टोटल कितने भाग हैं, तो आप इसका आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में कि भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं। ठीक है, तो भाग के ऊपर जो पार्ट्स हैं संविधान के, आगे वीडियो आएंगी, उनके ऊपर जो सवाल पूछे जाते हैं फ्रिक्वेंसली। तो आगे देखते हैं कि सवाल ये पूछा है कि जो नागरिकता है ये किस भाग में है? जो नागरिकता है यह किस भाग में है भारतीय संविधान के? तो ये है आपका दूसरी भाग में है। पहले भाग में क्या है? राज्यों का संघ। दूसरे भाग में है नागरिकता। तीसरे भाग में है मौलिक अधिकार। चौथे भाग में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और 4A भाग में है आपका मौलिक कर्तव्य। ठीक है, तो आगे देखने को मिलेंगे आप लोगों को भाग के ऊपर, पार्ट्स के ऊपर सवाल। ठीक है, आगे देखते हैं कि भारतीय संघवाद निकट है। भारतीय जो संघवाद है ये किस कंट्री से लिया गया है? सिंपल सवाल है कि भारतीय संघवाद किस कंट्री से लिया गया? तो ये लिया गया आपका कनाडा से। जो कनाडा की जो पार्लियामेंट है वहाँ पर संघवाद है, तो वहीं से कनाडा से ही संघवाद लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है विधि का शासन की संकल्पना कहाँ की संवैधानिक प्रणाली की एक विशेष विशेषता है? विधि का शासन। तो सवाल ये पूछ रहा है कि किस कंट्री से विधि का शासन भारत के संविधान में ऐड किया गया? सिंपल सी बात है कि विधि का शासन। अगर जब भी शासन की बात है, आप जानते होंगे कि अंग्रेजों ने भारत पे काफ़ी लंबे टाइम तक राज किया, शासन किया। तो जब भी शासन की बात आए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ब्रिटेन। नेक्स्ट सवाल ये है भारत के संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है? तो काफ़ी आसान सवाल है, सब जानते होंगे आप लोग कि भारत के संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है। तो भारत के संविधान के जो निर्माता हैं ये हैं आपके भीमराव अम्बेडकर जी। ठीक है, और जो भीमराव अम्बेडकर जी हैं ये प्रारूप समिति था उनके अध्यक्ष भी थे। जो प्रारूप समिति था उसके अध्यक्ष भी थे। सवाल आता है कि भारत के संविधान की जो प्रारूप समिति थे उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर।
तो नेक्स्ट सवाल ये है कि विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है। तो काफ़ी आसान सवाल है, मैंने इस सवाल को कल बताया था। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत। भारत का संविधान सबसे बड़ा है पूरी दुनिया में, ठीक है। तो भारत संविधान में 395 अनुच्छेद, 395 आर्टिकल, 12 अनुसूची यानी कि 12 शेड्यूल और 22 क्या हैं, भाग हैं, 22 भाग हैं, ठीक है। तो ये दुनिया का सबसे बृहद, सबसे बड़ा संविधान है। अगर सवाल ये आए कि सबसे पुराना संविधान किस देश का है, तो ये हो जाएगा आपका अमेरिका। सबसे पुराना संविधान किसका है, तो अमेरिका का है, ठीक है। और अमेरिका के संविधान में टोटल आपके 17 ही अनुच्छेद हैं, 17 अनुच्छेद हैं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल ये है कि स्थानीय सरकारें आधार हैं। जो स्थानीय सरकारें हैं, जो ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, ब्लॉक प्रमुखी, म्यूनसिपालिटी वाली जो सरकारें हैं, यहाँ पर जो सरकारें हैं किसके आधार पे हैं, तो ये है आपके लोकतंत्र का आधार है। यानी कि डेमोक्रेटिक बेस्ड पे स्थानीय सरकारें बनाई जाती हैं, चाहे वह ग्राम पंचायत का चुनाव हो, सरकारें हों, या म्यूनसिपालिटी का हो, जो भी हो, स्थानीय सरकारें हों, वो उनका आधार है लोकतंत्र का, ठीक है। लोकतंत्र का उनका आधार है। एक लोकतंत्र की अगर बात करें, स्थानीय सरकार की बात करें, स्थानीय सरकार की बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कुछ कहा था स्थानीय सरकारों के बारे में कि जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि गांव के जो लोग हैं, गांव के लोगों को अधिकार सौंपने चाहिए। उन्होंने कहा था कि गांव के लोगों को अधिकार सौंपने चाहिए, अधिकार देने चाहिए, उनको काम करने दो। उन्होंने बोला था उनको काम करने दो, वे चाहे वे हज़ारों गलतियाँ करें, उनको आप काम करने दो, इससे डरने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने ये कहा था सिंपल सी भाषा में कि गांव के लोगों को अधिकार दो, गांव के लोगों को काम करने दो, चाहे वो कितनी भी गलतियाँ क्यों ना करें, इससे उनसे डरने की आवश्यकता नहीं है। तो ये रहे आपके 17 MCQs जो भारतीय संविधान के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से उठाए गए थे। ये जो सवाल है ये हर एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। अगर आपको यकीन हो तो आप गूगल कर सकते हैं, आप देख सकते हैं ये सवाल काफ़ी पूछे गए एग्ज़ामों में, पिछले एग्ज़ामों में पूछे गए हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर लीजिए, अपना रिस्पांस दीजिए, कमेंट करिए और बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए ताकि उनको भी जानकारी हो कि यहाँ क्लास चलती है और वो भी इसका फ़ायदा उठा सके फ्री में, ठीक है। ये जो सारे सवाल हैं ये स्पेशली UPSI जो वैकेंसी आई है उसको ध्यान में रख के बनाया गया है, ठीक है। तो आप इसे बार बार देखिए, इसको रिवाइज करिए ताकि आप इसे आसानी से एग्ज़ाम टाइम में कर पाएँ, ठीक है। धन्यवाद।